आपके इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली। आओ अब इस सवाल का डिटेल में जवाब सुनते हैं। तो क्या होता है अलाउंसेस? व्हाट डू यू मीन बाय अलाउंसेस? अलाउंसेस का मतलब यह है कि हम अपने एम्प्लॉई का कोई खर्चा इनकर जो उसका हो रहा है वो हम एम्प्लॉय को रीइंबर्स कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय को वो खर्चा दे रहे हैं, उसे कहते हैं अलाउंसेस। अब ये अलाउंसेस भाई एम्प्लॉय के पर्सनल खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे उसे घर चाहिए रहने के लिए, हमने कहा लो भाई लो हमसे रेंट ले लो और तुम इस लोकेलिटी में घर ले लो, या उसको गाड़ी चाहिए भाई अपने गाड़ी चलाने के लिए, तो हमने उसको बोला कि आप अपनी गाड़ी ले लो और जो भी खर्चा वर्चा है वो हमसे क्लेम कर लेना, हम तुम्हें गाड़ी के खर्चे का, पेट्रोल का जो खर्चा है उसे रीइंबर्स कर देंगे। ऑफ कोर्स गाड़ी हम दिलवा देंगे ऐसा नहीं होता, गाड़ी उसको खुद लेनी पड़ेगी। गाड़ी हम दिलवा सकते हैं लेकिन वो परक्विजिट की कैटेगरी में आ जाएगा, फिर वो अलाउंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो हम वो परक्विजिट में देखेंगे जब वो गाड़ी दिलवा दें हम। यहां तो भाई अलाउंस हम किस चीज का उसको देंगे? अलाउंस हम उसको देंगे कि जो गाड़ी पे खर्चे हो रहे हैं, जो पेट्रोल का खर्चा है, अगर वो हम उसे रीइंबर्स कर रहे हैं तो वो अलाउंस होगा। फिर और क्या हम उस अलाउंस दे सकते हैं भाई? उसके बच्चों की जो ट्यूशन फीस है, जो उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी ट्यूशन फीस हम उसे अलाउंस की तरह दे सकते हैं, हम उस ट्यूशन फीस को रीइंबर्स कर सकते हैं। बट एक बात कॉमन है भाई इन सब में, हम ना एक लिमिट फिक्स कर देंगे सबके लिए, फिक्स्ड पर मंथ सब के लिए, सारे एम्प्लॉयज के लिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय नंबर ए आके कहे सर मेरा बच्चा तो मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है तो मुझे जो फीस दो ना वो देना 5,000 रुपए महीना, और दूसरा एम्प्लॉय आके कहे, जो हमारा पीएन है, वो कहता है सर मेरा जो बच्चा है ना वो तो पढ़ता है केंद्रीय विद्यालय में, तो सर आप मुझे फीस देना 500 रुपए पर मंथ। ऐसा नहीं हो सकता भाई, हम ना ये अलाउंसेस सबको अलग अलग नहीं दे सकते, इतना दिमाग नहीं है, एम्प्लॉयर खर्चा नहीं करेगा, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट नहीं लगाएगा कि सबको खर्चे उसकी हैसियत के हिसाब से मिले या सबको खर्चे उसके जितना उसने खर्चा किया है उसके हिसाब से मिले। एक लिमिट फिक्स कर देंगे सबके लिए, फिक्स्ड लिमिट फॉर एवरीवन, सबके लिए फिक्स लिमिट कर देंगे कि भाई हम तुम्हें इतना देने वाले हैं एचआरए की तरह, मतलब हाउस रेंट अलाउंस की तरह, या इतना देने वाले हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की तरह, हम फिक्स्ड कर देंगे पर मंथ, और उतने में उसको आदमी को गुजारा करना पड़ेगा। जी हाँ, ये जो फिक्स्ड पर मंथ करा जाता है ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कम भी हो सकता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ज्यादा भी हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर के भले ही ये कम हो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के भले ही ये ज्यादा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो फिक्स्ड अमाउंट कुछ भी फिक्स कर लेंगे अपने पॉलिसी के हिसाब से, अपनी कंपनी की हैसियत के हिसाब से, अपनी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हम कोई एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने का फिक्स करने के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को दे देंगे। फिर हम ये नहीं सुनेंगे भाई एम्प्लॉयज़ से कि एम्प्लॉयज़ हमको कहे कि अरे सर मेरा तो एक्चुअल खर्चा आपने मुझे दिया 1500, मेरा तो एक्चुअल खर्चा 5000 है तो आप मेरा अलाउंस बढ़ा दो। हम ये सब बातें अपने एम्प्लॉय से नहीं सुनने वाले, हम उस एम्प्लॉय को फिक्स्ड कुछ अमाउंट दे देंगे, वो फिक्स्ड अमाउंट से ही उसे अपने सारे खर्चे निकालने हैं, हम एडिशनल अमाउंट किसी भी एम्प्लॉय को नहीं देंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउंस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो सर अब ये जो अलाउंस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं ये हमें स्टडी करना है अपने इस चैप्टर में। ठीक है भाई, तो 3 टाइप के अलाउंस जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। अलाउंस विच आर फुल्ली टैक्सेबल, जिन अलाउंस में आपने जितना भी अमाउंट दिया है ना अपने एम्प्लॉय को, पूरा का पूरा मैं टैक्सेबल मान लूंगा, मैं कुछ उसमें एग्जेम्प्ट या कुछ उसमें नॉन टैक्सेबल नहीं करूंगा, पूरा का पूरा वो टैक्सेबल हो सकता है, पूरा का पूरा वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स फ्री, उस पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा ऐसा वाला अलाउंस टैक्स फ्री हो सकता है। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल, ये दूसरी लिमिट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल। और भाई इन दोनों के बीच की बात मतलब पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल। तो बीच की बात क्या है? बीच की बात है पार्टली आप उसे टैक्सेबल रखोगे और पार्टली आप उसको एग्जेम्प्ट रखोगे। तो पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, ये वाली होगी हमारी 3rd कैटेगरी। ठीक है सर, मैं भाई एक वर्ड को करेक्ट कर दूं जरा, क्योंकि आपके कैमरा के स्क्रीन में हो रही है दिक्कत, वो वर्ड आ नहीं रहा, अब आ जाएगा वो वाला वर्ड। ठीक है सर,
तो ये 3 कैटेगरी के आपके अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल जिसमें आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जैसे आपका मान लो अलाउंस है 2 लाख रुपए का, पूरा 2 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। हाँ, वो 2 लाख रुपए आपके सैलरी के साथ आपको मिलता है तो 100% वो टैक्सेबल है। हम ये 100% टैक्सेबिलिटी का एलिमेंट उस वाले अलाउंस में रखेंगे तो वो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। ये हैं वो तमाम फुल्ली टैक्सेबल वाले हमारे अलाउंसेस। कुछ अलाउंसेस होंगे जो पार्शियली टैक्सेबल होंगे, पार्शियली एग्जेम्प्ट होंगे। भाई ऐसा हो सकता है 20% ऑफ द टोटल अलाउंसेस टैक्सेबल, 40% ऑफ द टोटल अलाउंसेस टैक्सेबल, या 60% ऑफ द टोटल अलाउंसेस टैक्सेबल। वो लिमिट्स दे रखी हैं, मेथड दिया हुआ है कंप्यूट करने का कि इन वाले अलाउंसेस को आप कैसे टैक्सेबल वाले और एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में स्प्लिट करोगे। तो वो होंगे हमारे अलाउंसेस विच आर पार्टली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट। तो पार्शियली टैक्सेबल, पार्शियली एग्जेम्प्ट, ये है सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी है फुल्ली एग्जेम्प्ट। एक बात हमेशा याद रखना, सरकार किसी भी इनकम को फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं करती अनलेस एंड अनटिल वो वाली इनकम उसके अपने बाशिंदों की होती है। तो यहां पर कैटेगरी में कौन से लोग आएंगे? यहां पर वो लोग आएंगे जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से क्लोजली कनेक्टेड लोग हैं। ये कभी भी जनरल पब्लिक के लिए ये वाले अलाउंसेस नहीं होते जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। देयर इज नो अलाउंस विच गवर्नमेंट विल डिक्लेयर एज फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ऐसे बहुत कम है और ये सारों में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये गवर्नमेंट के बाशिंदे होंगे, गवर्नमेंट के लोग होंगे, क्योंकि उनके अपने लोग हैं, इस वजह से ये वाले अलाउंसेस उन्होंने अपने लिए एग्जेम्प्ट करे हुए हैं। वो भी सारे नहीं, ऐसा नहीं कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एग्जेम्प्ट हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो अलाउंसेस हैं वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हैं, सबके नहीं। ठीक है सर, तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ये वो अलाउंसेस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल हैं। ये आप चाहे 1 रुपया दो, चाहे 1 लाख रुपया दो, 1 भी रुपए का हम आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं देंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉय कर रहा है वो भले ही पूरा का पूरा खर्च हो रहा हो, जैसे आपने जो टिफिन अलाउंस वाला एम्प्लॉय को दिया पूरा का पूरा उसने खर्च कर दिया, उल्टा उससे भी ज्यादा उसका खर्चा होता है टिफिन पे, आपने उसे कम दिया है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एम्प्लॉय के हाथ में कुछ बचे चाहे ना बचे। ये एक्सपेंसेस जितने भी यहां पर अलाउंसेस दिए हुए हैं ये फुल्ली टैक्सेबल होंगे। इनमें 1 भी रुपए का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को ये अलाउंसेस दिए, मैं 1 भी रुपए एग्जेम्प्ट नहीं करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके एम्प्लॉय ने खर्चा किया और वो पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर खर्चा हो गया, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हो गया उस वाले अलाउंस का, आपके एम्प्लॉय के हाथ में 1 भी रुपया नहीं बचा तो भी भाई मैं आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं दूंगा। मैं ये वाले अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल मानूंगा। क्या है वो अलाउंस? सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मतलब अगर कोई एम्प्लॉय एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है और जो दूसरी सिटी है, तो देखो हिंदुस्तान ना डिफरेंट टीयर्स में बंधा हुआ है, टीयर 2 सिटी, टीयर 1 सिटी। तो अगर एक पर्सन टीयर 1 सिटी में नहीं रहता, टीयर 2 सिटी में रहता है, मतलब सस्ती वाली सिटी में रहता है, और वो सस्ती वाली सिटी से महंगी वाली सिटी में जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिविंग के कॉस्ट ऑफ लिविंग के खर्चे बढ़ेंगे। अगर वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के खर्चे अपने बढ़ाता है और उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग के खर्चे इंक्रीज होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई। आप सपोज रहते हो किसी यूपी के किसी छोटे शहर में, सपोज आप रहते हो मेरठ में। मेरठ से अगर आप दिल्ली ट्रांसफर लेते हो, आपकी पोस्टिंग दिल्ली हो जाती है, आपका एम्प्लॉयर कहता है भाई तुम दिल्ली चले जाओ, तो आप सेम सैलरी में दिल्ली आना नहीं पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली इज मच मोर एक्सपेंसिव, दिल्ली इज मच मोर एक्सपेंसिव देन मेरठ। सिमिलरली आप अगर बॉम्बे में रहते हो, मुंबई में रहते हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप उसके आउटस्कर्ट्स में रहते हो, अगर आप कहीं बाहर रहते हो, मुंबई से दूर रहते हो, गुजरात में रहते हो, तो वो कम एक्सपेंसिव है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है मुंबई के बाहर एज कंपेयर टू मुंबई। सो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस बोलते हैं उस अलाउंस को जहां पर एक एम्प्लॉय को जब हमने एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर किया, उसकी पोस्टिंग हमने शिफ्ट करी, तब भाई हम उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो उसकी इंक्रीज हो उसके अकॉर्डिंग उसका पे भी इंक्रीज हो ताकि वो अपने खर्चे को मीट कर सके। ये वाला अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें 1 भी रुपए की छूट नहीं मिलती एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट, टिफिन अलाउंस। तो भाई कई बार क्या होता है, कई बार आपके ऑफिस के अंदर टिफिन सर्विस आपका एम्प्लॉयर दे देता है कि हाँ भाई ये आसपास टिफिन है, आप यहाँ पर लंच मंगा के खा सकते हो, और टिफिन सर्विस देने के लिए वो एम्प्लॉय को कुछ उसकी सैलरी में बढ़ोतरी देता है कि रोज़ का 50 रुपीज़ का आपका लंच आएगा, तो मैं आपको 50 रुपीज़ कैश में दे देता हूँ हर रोज़ का, आप इसमें से लंच खरीद लो। एंटायरली टैक्सेबल।
हाँ, उसका लंच 50 रुपए का हो, 60 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, ज्यादा खर्चा हो रहा हो उसका, तो भी फुल्ली टैक्सेबल, 50 रुपए विल बी फुल्ली टैक्सेबल। टिफिन अलाउंस। मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस क्या होता है भाई? आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई एम्प्लॉय सुनो, 15,000 रुपए हर साल के हम तुम्हें मेडिकल, तुम्हारे जो खर्चे होंगे, जो तुम्हारे रोजमर्रा के दवाइयों के खर्चे होंगे, उसके लिए हम तुम्हें मेडिकल अलाउंस देते हैं 15,000 रुपए सालाना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब तुम्हारा खर्चा हो सकता है इससे ज्यादा हो, क्योंकि मेडिकल का खर्चा तो पता नहीं कितना ज्यादा हो जाए, कितना कम हो जाए पता नहीं, चाहे इससे ज्यादा हो चाहे इससे कम हो, हम आपको 15,000 रुपीज पर एनम मेडिकल अलाउंस के नाम से देंगे। तो जो मेडिकल अलाउंस के नाम से 15,000 रुपीज पर एनम मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल। आपका चाहे खर्चा जितना भी हो रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। देन सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस क्या होता है? आप अपने पर्सनल नीड के लिए, तो यहां पर जरा ब्रैकेट में लिख लेना, पर्सनल नीड। भाई आपको ना घर में एक काम करने वाली बाई चाहिए जो आपके कपड़े, बर्तन, ये सारी की सारी चीजें कर दे, उसे बोलते हैं सर्वेंट। आपके एम्प्लॉयर ने कहा, अरे सुनो भाई एम्प्लॉय, तुम्हें ये जो काम वाली बाई रखनी है ना, रख लो, जिसको रखना है रख लो, इसकी जो सैलरी होगी ना महीने की, वो तुम कंपनी से ले लिया करना, मतलब सैलरी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी सैलरी कितनी है, हम तुम्हें 2,000 रुपए महीने का इसकी सैलरी के नाम पे दे देंगे, तुम्हारी एम्प्लॉय के सैलरी के नाम पे दे देंगे। सर्वेंट रख लो एक, और सैलरी हमसे रिकवर कर लेना, मतलब 2,000 रुपए महीना। अगर तुमने इससे ज्यादा महंगी मेड रखी तो बैलेंस तुम्हें चुकाना पड़ेगा भाई, अगर तुमने इससे सस्ती मेड रखी तो बेनिफिट तुम्हारा हो जाएगा। तो सर्वेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। दिस सर्वेंट इज फॉर द पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉई। एम्प्लॉई की पर्सनल नीड्स के लिए जो रखा जाता है भाई सर्वेंट, उसको बोलते हैं सर्वेंट, और उसके लिए अलाउंस होता है तो सर्वेंट अलाउंस बोलते हैं, उसे फुल्ली टैक्सेबल रखते हैं। क्यों इतना एम्फेसिस दे रहा हूं पर्सनल नीड्स पे? क्योंकि एक और अलाउंस आएगा जो पार्शियली टैक्सेबल है, उसका नाम है हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस। वो होता है ऑफिशियल नीड का अलाउंस। जैसे अगर मैं किसी सीनियर पोजीशन पे हूं, मैं सीएफओ कंपनी का, मुझे ना अपने टाइपिंग करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए, फोन कॉल्स अटेंड करने के लिए, मीटिंग शेड्यूल करने के लिए एक सेक्रेटरी चाहिए, वो भाई हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस में कैटेगराइज होगा। वो ऑफिशियल नीड के लिए जब आपको सर्वेंट चाहिए होता है तो वो पार्शियली टैक्सेबल, पार्शियली एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। पर्सनल नीड के लिए जब सर्वेंट चाहिए होता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सर्वेंट है या जो हेल्पर या असिस्टेंट है वो पर्सनली आपकी हेल्प कर रहा है या ऑफिशियली आपकी हेल्प कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी। सो फुल्ली टैक्सेबल, सिटी कॉम्पेंसेटरी, टिफिन, मेडिकल, सर्वेंट। देन नॉन प्रैक्टिसिंग। अब ये भाई बहुत इंटरेस्टिंग एक अलाउंस होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये दिया जाता है प्रोफेशनल्स को। क्यों? ताकि वो अपने प्रैक्टिस ना करें, अपनी ओन प्रैक्टिस ना करें। वो जैसे हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल है वो हमारे यहाँ जॉब कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो हमारे यहाँ जॉब कर, हमारे यहाँ मतलब कंपनी में जॉब कर रहा है। अब नेचुरल सी बात है, कंपनी उसे पार्ट टाइम भी रख सकती है, फुल टाइम भी रख सकती है। अब एम्प्लॉय कहता है भाई मुझे तो पार्ट टाइम रहना है क्योंकि मैं बैलेंस पार्ट टाइम में ना अपनी प्रैक्टिस खोलना चाहता हूं। कंपनी कहती है सुन, तू थोड़े से पैसे मेरे से फालतू ले ले, लेकिन ये प्रैक्टिस तू मत कर, तो फुल्ली ध्यान कंपनी में लगा, प्रैक्टिस करेगा। एक तो मुझे कंफर्ट नहीं रहेगा भाई, तुम कंपनी का काम अपनी प्रैक्टिस में लेके जाओगे और कल को तुम प्रैक्टिस में पूरा का पूरा शिफ्ट हो गए, ये भी डर रहेगा। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का मतलब आप किसी प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने के लिए जब अलाउंस देते हो उसे कहते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। आप कोई अपने गार्डनर को थोड़ी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दोगे, ऑब्वियसली ये आप अपने फाइनेंस हेड को, आप अपने कॉस्ट अकाउंटेंट को, चार्ट अकाउंटेंट को ये अलाउंस देते हो जिसका नाम है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का। भाई नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हमारे प्रोफेशन में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मैंने कभी फाइनेंस प्रोफेशन में ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस किसी को देते हुए या किसी को रिसीव होते हुए नहीं सुना, बट मैंने डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलते हुए सुना है। जी हाँ, वो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है उनको, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस ना खोलें। क्योंकि देखो
देखो गवर्नमेंट में ऑलरेडी जो उनकी सैलरीज होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। हाँ, अब जो पे कमीशंस आए हैं पिछले 2-3 साल में वो तो बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है, तो अब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन जब पहले के ज़माने में जब सैलरीज बहुत ज़्यादा कम होती थी गवर्नमेंट डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स ना छोड़ छोड़ के अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोल रहे थे, क्योंकि नेचुरली प्राइवेट प्रैक्टिस में है बहुत ज़्यादा पैसा, जो पैसा आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने उन लोगों को रोकने के लिए, उन डॉक्टर्स को रोकने के लिए ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देना शुरू किया कि भाई तुम अपनी प्रैक्टिस मत करो, तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रहो, हम तुम्हें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देंगे एज कंपेयर टू जो तुम्हें मिलना चाहिए, जो तुम्हारी सैलरी है उससे हम तुम्हें पैसा ज़्यादा देंगे, तुम चिंता मत करो, बट तुम प्लीज़ अपना हॉस्पिटल मत छोड़ो और अपनी प्रैक्टिस मत करो। क्योंकि देखो, अगर वो हॉस्पिटल में भी काम करते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी खोलते हैं तो उनका जो दिमाग है वो डाइवर्टेड रहेगा, वो फटाफट कोशिश करेंगे हॉस्पिटल को रैप अप करें और अपनी प्रैक्टिस में जाएं, शाम को वहां पर पेशेंट देखें और पैसा बनाएं। इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि डॉक्टर्स की जो माइंड है वो स्प्लिट रहे, डॉक्टर्स का जो दिमाग है वो स्प्लिट रहे, इसीलिए डॉक्टर्स के केस में ये एक स्पेशल भाई अलाउंस मिलना शुरू हुआ, विच इज नोन एज नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। सिमिलरली कुछ और एरियाज में जैसे डिफेंस, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, उसमें भी वही नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलना शुरू हुआ कि भाई आप अगर आर्मी प्रोफेशनल हो तो आप ऑब्वियसली आर्मी में सैलरी बहुत ज़्यादा कम उस समय होती थी, तो आप अगर आर्मी प्रोफेशनल हो तो आप और कोई बिजनेस मत करो, आप सिर्फ आर्मी के ही बंदे रहो, आप सिर्फ आर्मी को ही डेडिकेटेड रहो, तो उस केस में भी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिला करता था। बट इसका जो सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो डॉक्टर्स को मिलने वाला नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ही है, जो डॉक्टर्स को मिलता है ताकि डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस ना करें, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट करें। दैट इज नोन एज नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नेक्स्ट, वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस। वार्डन आप सबको पता है क्या होता है। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में अगर हॉस्टल होता है तो हॉस्टल को मैनेज करने के लिए जो वार्डन अपॉइंट किया जाता है। और प्रॉक्टर क्या होता है? प्रॉक्टर का मतलब भाई इन्विजिलेटर। एग्जाम में एग्जाम देते हुए आपको इन्विजिलेटर चाहिए ना, जो वहाँ 3 घंटे बस बैठे रहें और सब कोई चीटिंग नहीं कर रहा, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें, उन्हें बोलते हैं इन्विजिलेटर या प्रॉक्टर। तो अगर आप एक यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो, एक कॉलेज के एम्प्लॉय हो और वो कॉलेज आपको वार्डन बनने के लिए या प्रॉक्टर बनने के लिए कोई अलाउंस देता है कि भाई तुम वार्डन बन जाओ, तुम हमारे हॉस्टल को संभाल लो, उसके डिसिप्लिन, उसके सारे फंक्शनिंग को संभाल लो, तो हमें तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलाउंस दे देंगे, उसे कहते हैं भाई वार्डन अलाउंस या प्रॉक्टर अलाउंस। प्रॉक्टर मीन्स इन्विजिलेटर। तो इस तरह का अलाउंस भी होगा, फुल्ली टैक्सेबल, 1 भी रुपये नॉन टैक्सेबल नहीं होगा। हम सोचेंगे ही नहीं क्या टैक्सेबिलिटी होगी, पूरा का पूरा हम सैलरी में ऐड कर देंगे और टैक्सेबल कर देंगे इस अलाउंस को। द नेक्स्ट, डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन का मतलब समझना क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में, और यहां भी और कई जगह और भी ये डेप्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा हमारे इनकम टैक्स में डिस्कशन करते हुए। ठीक है सर, डेप्यूटेशन का मतलब समझना। डेप्यूटेशन का मतलब है आपने अपने एम्प्लॉय को किसी और के यहां डिप्यूट कर दिया। एम्प्लॉय तो वो आपका ही रहेगा, लेकिन वो जो काम करेगा वो किसी और के लिए करेगा। सर ऐसा क्यों होगा कि वो हमारा एम्प्लॉय होगा और वो काम किसी और के लिए करेगा? सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो हमारा एम्प्लॉय हमारे लिए काम करेगा, किसी और के लिए कैसे कर सकता है? कर सकता है भाई, समझना कैसे। एक कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप, जिसकी सब्सिडरीज हैं बहुत सारी। मेन जो पेरेंट कंपनी है उसमें एक एम्प्लॉय है जिसके पास जबरदस्त नॉलेज है किसी चीज को लेकर। जो मेन कंपनी है उस एम्प्लॉय को बोलेगी, अरे सुनो एम्प्लॉय, जरा सिस्टर कंसर्न के पास जाओ, उसको इस चीज की नॉलेज दे के आओ, 4 महीने वहीं रहना। सुनो एम्प्लॉय, जरा सब्सिडरी के पास जाओ, 4 महीने वहीं रहना और उसको वो नॉलेज देकर आओ। सुनो एम्प्लॉय, जरा होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी तो समझते हो ना, सब्सिडरी वो होती है जो 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, और होल्डिंग कंपनी वो होती है जिस कंपनी के पास सब्सिडरी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो। तो ए लिमिटेड के पास 52% शेयर्स हैं बी लिमिटेड के, तो ए लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड हो गई सब्सिडरी कंपनी। इन दोनों को बोलेंगे ग्रुप कंपनी। एक ही ग्रुप की 2 कंपनीज हैं।
इसी तरह अगर एक ही और भी सब्सिडरीज हैं जिनमें 52, 56, 60, 70, 80 इस तरह की शेयर होल्डिंग है एक ही, तो वो सब की सब ग्रुप कंपनी का पार्ट बन जाएंगी और वो सब के सब एक ही ग्रुप में भाई शामिल मानी जाएंगी। लेकिन हर कंपनी का लीगल इंडिपेंडेंट स्टेटस अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी का कोई एक एम्प्लॉय किसी और कंपनी में जाके टेम्पररी फेज के लिए काम करे, उन्हें कोई नो हाउ दे, उन्हें कोई जो जरूरत है वो मुहैया कराए, ऐसा हो सकता है। दिस इज नोन एज डेप्यूटेशन। और डेप्यूटेशन ना केवल इंडिया के विद इन जो कंपनीज हैं उनमें हो सकता है, बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपकी कोई सब्सिडरी कजाकिस्तान में है, आपने इंडिया से एम्प्लॉय भेज दिया कजाकिस्तान, सुन एम्प्लॉय अगले 6 महीने तुझे कजाकिस्तान रहना है और वहां पर ये टावर बन रहा है, इस टीवी टावर को तुझे इंस्टॉल करके ही वापस आना है, ठीक ठाक करके ही वापस आना है। तेरे को एक्सपीरियंस है यहां पर भी टीवी टावर्स इंस्टॉल करने का, कजाकिस्तान में भी तुझे टीवी टावर इंस्टॉल करना है। दिस इज इंटरनेशनल डेप्यूटेशन। सो डेप्यूटेशन कैन बी डोमेस्टिक डेप्यूटेशन, आपने डिप्यूट कर दिया किसी को, सुनो तुम यहां खड़े रहो और यहां पर काम करो, तुमने डिप्यूट कर दिया। डोमेस्टिक डेप्यूटेशन एंड इंटरनेशनल डेप्यूटेशन, दोनों ही केस में अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला है आपको डेप्यूटेशन के नाम पे, विच इज टर्म्ड एज डेप्यूटेशन अलाउंस, दैट मनी विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज एज सैलरी। पूरा का पूरा वो अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। देन लास्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिला है किसी भी तरह का, तो भाई अगर सपोज आपके बॉस ने आपको कहा अरे तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे, लो ज़रा स्पा एंड सलून का मैं तुम्हें वाउचर दे रहा हूँ, तुम ये पैसे रखो और इस फलाने फलाने स्पा एंड सलून जावेद हबीब में जाओ और जावेद हबीब में हेयर कट करा के आओ, बढ़िया स्पा वाले के आना, सलून है वहाँ पर, स्टीम है, सोना है, सब चीज़ों को एंजॉय करके तुम आराम से रिलैक्स होना। बॉडी मसाज भी ले लेना, वहाँ ज़बरदस्त मैशर्स हैं, बॉडी मसाज लेना, वहाँ पर एकदम रिलैक्स हो जाना, एकदम मज़ेदार करके। इसे क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट अलाउंस। और किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे, फुल्ली टैक्सेबल। इसी के अंदर आता है वेकेशन अलाउंस। वेकेशन अलाउंस क्या होता है भाई? अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कहीं वेकेशन पे जाने के लिए मोटिवेट करने के लिए उसकी वेकेशन स्पॉन्सर कर दी, आपने कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, जाओ अपनी पूरी फैमिली के साथ सिंगापुर घूम के आओ, या मैं 1 लाख रुपये देता हूँ, पूरी फैमिली के साथ सिंगापुर घूम के आओ, इसका जो नाम होगा वो होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिला है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब एम्प्लॉय को मिला है उसके एंटरटेनमेंट के लिए, फुल्ली टैक्सेबल होगा, एक एक रुपया उसका टैक्सेबल होगा एज इफ इट इज सैलरी। अब आ जाओ सेकंड सेक्शन पे चलते हैं, एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन। ये और ये बहुत इजी, सोचने की बात ही नहीं। क्यों सोचने की बात नहीं? जितना अलाउंस आया हम पूरा का पूरा सैलरी में ऐड कर देंगे, छुट्टी, सोचेंगे नहीं कितना टैक्सेबल कितना नॉन टैक्सेबल। 100% टैक्सेबल। जितना भी रुपया एम्प्लॉय को मिला सारा का सारा सैलरी में ऐड कर देंगे, फुल्ली टैक्सेबल। और ये जितना भी रुपया एम्प्लॉय को मिला सारा का सारा सैलरी से बाहर निकाल देंगे, नॉन टैक्सेबल। याद है रियल इनकम वर्सेस टैक्सेबल इनकम? तो इस केस में रियल इनकम तो होगी लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होगी, पैसे तो मिल रहे होंगे, टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। इस केस में रियल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। जो पैसे मिल रहे होंगे वो ही आपका टैक्सेबल इनकम बन जाएगा, सेम डिट्टो सेम, कोई कम ज्यादा नहीं। और यहां रियल इनकम इज नॉट इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, इट माइट बी हायर, इट माइट बी लोअर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो इस केस में योर रियल इनकम विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। इस केस में योर रियल इनकम विल बी हायर दैन योर टैक्सेबल इनकम, क्योंकि रियल इनकम में अलाउंसेस मिल रहे होंगे, टैक्सेबल वो होंगे नहीं, तो टैक्सेबल इनकम कम होगी। इस केस में रियल इनकम विल बी इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, क्योंकि हर एक अलाउंस टैक्सेबल होगा ही होगा। और इस केस में रियल इनकम विल बी डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, क्योंकि जो रियल इनकम मिल रही होगी, जो ये अलाउंस तुम्हें मिल रहे होंगे, वो एज इट इज टैक्सेबल नहीं होंगे, उनका कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा, कुछ पोर्शन टैक्सेबल नहीं होगा। तो आओ सेकेंड कैटेगरी को एक बार समझते हैं, इसमें कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं। तो भाई ब्रॉडली ना मैंने इस सेकंड वाली कैटेगरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एग्जेम्पशन लिंक्ड टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ऐसे अलाउंसेस जहां पर एग्जेम्पशन मतलब कितना पोर्शन टैक्स फ्री होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, तुम्हें सपोज 10,000 रुपए अलाउंस मिला, ठीक है। अब इसमें से ना 7,000 रुपए तो टैक्सेबल होगा, 3,000 रुपए नॉन टैक्सेबल होगा।
ये अभी मैंने फिक्स नहीं बताया, ये चेंज होगा भाई, ये मैं बताऊंगा कैसे कैसे असर्टेन करते हैं कि कौन सा नॉन टैक्सेबल होगा। सर ये पोर्शन ज़्यादा रखो ना सर, आप एग्जाम्पल में भी ना हमारा टैक्स बढ़वा रहे हो, ये पोर्शन ज़्यादा रखो कि भाई नॉन टैक्सेबल ज़्यादा हो, टैक्सेबल पोर्शन कम हो। हाँ भाई हाँ, कोशिश यही करेंगे नॉन टैक्सेबल पोर्शन ज़्यादा हो, टैक्सेबल पोर्शन कम हो, लेकिन जो लॉ बोल रहा है उसी के तो पेरिफेरी में रह के काम करना पड़ेगा ना। तो पार्शियली टैक्सेबल, पार्शियली एग्जेम्प्ट, आपको 10,000 रुपये आपके एम्प्लॉयर ने दिए, ले भाई इस नाम के ये मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, इस चीज़ के पैसे हैं, जाओ ऐश करो, इस चीज़ को तुम यूटिलाइज करो, और तुमने वो जो पैसे थे वो लिए, अब तुम्हें ये असर्टेन करना है कि वो पैसे टैक्सेबल होंगे या नॉन टैक्सेबल होंगे। जब तुम ये असर्टेन करोगे वो पैसे टैक्सेबल होंगे या नॉन टैक्सेबल होंगे, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सेक्शंस हमारी मदद करेगा। बेसिकली तुम्हें स्प्लिट करना है अपने अलाउंसेस को दो पार्ट्स में, टैक्सेबल अलाउंसेस और नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इन वाले अलाउंसेस को। एक अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट, विच वेयर एग्जेम्पशन जो नॉन टैक्सेबल पार्ट होगा वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से लिंक्ड होगा। मतलब जहां पर सरकार ये बोलेगी सुनो 10,000 रुपए का तुम्हें मिला ना कैश, इसमें से जितना तो तुमने खर्चा कर दिया वो तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, जितना तुमने खर्चा नहीं किया वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सपोज अगर तुमने पूरा का पूरा 10,000 रुपए खर्चा कर दिया तो पूरा का पूरा 10,000 रुपए नॉन टैक्सेबल हो जाएगा और 0 टैक्सेबल हो जाएगा। ये हैं वो वाले अलाउंसेस विच आर लिंक्ड टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आप जितना खर्चा करोगे वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, जितना आपने बचा लिया वो टैक्सेबल हो जाएगा। भाई तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुमको कहा लो भाई लो ये 100 रुपये लो, ऑटो का खर्चा है, ज़रा मेरा ये काम करके आ जाओ। तुमने बस पकड़ी, 10 रुपये लिया, ऑटो में नहीं गए, तुम बस में 10 रुपये में काम करके वापस आ गए। बताना कितना टैक्सेबल कितना नॉन टैक्सेबल? 10 रुपये नॉन टैक्सेबल क्योंकि वो एक्चुअल खर्चा हुआ है तुम्हारा, 90 रुपये टैक्सेबल क्योंकि वो तुम्हारी इनकम बन गई एक तरह से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब लिटरली वो अदर सोर्सेज में नहीं जाएगी, सैलरी में ही जाएगी, लेकिन तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो मैंने बेवकूफ़ बनाया अपने एम्प्लॉयर को तो ये भी मेरी इनकम हो गई। तो 90 रुपये विल बी द टैक्सेबल पोर्शन, 10 रुपीज विल बी द नॉन टैक्सेबल पोर्शन। इस तरह तुम स्प्लिट करोगे अपने अलाउंस को बिटवीन एग्जेम्प्ट अलाउंस एंड नॉट एग्जेम्प्ट अलाउंस। ठीक है, तो अलाउंस विच आर लिंक्ड टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एग्जेम्पशन इन वाले अलाउंस की लिंक्ड होती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ, और एग्जेम्पशन इन वाले अकाउंट्स की नहीं लिंक्ड होती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ। ये वाले जो अलाउंसेस होते हैं वो एक्सपेंडिचर तुम चाहे जितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो 10,000 रुपये तुम्हें मिले हैं तो जो जिस तरह रूल स्प्लिटिंग बता रहा है उसी तरह टैक्सेबिलिटी की स्प्लिटिंग होगी, चाहे तुम खर्चा करो चाहे ना करो। रूल बताएगा कितना टैक्सेबल कितना नॉन टैक्सेबल। इसमें खर्चा करना बताएगा कितना टैक्सेबल कितना नॉन टैक्सेबल। इसमें रूल बताएगा कितना टैक्सेबल कितना नॉन टैक्सेबल। तुम्हारा खर्चा करना इज इरेलेवेंट, तुम खर्चा चाहे पूरा करो चाहे कुछ भी मत करो, चाहे जितना मिला उससे ज्यादा कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अलाउंसेस where exemption is not linked to actual expenditure, allowances where expenditure is linked to actual expenditure। तो आओ सबसे पहले ये वाला पोर्शन करते हैं। ये इजी है भाई क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग करना इजी, जितना खर्चा हो गया नॉन टैक्सेबल, जितना खर्चा नहीं हुआ जो तुमने बचा लिया टैक्सेबल। सिंपल सा फंडा, सिंपल सी फिलॉसफी। तो ये इजी वाली कैटेगरी है। आओ पढ़ते हैं। ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस। ट्रैवल होता है आपको किसी टूर पे भेजा गया, आपको बोला गया जाओ ज़रा राजस्थान में जयपुर अजमेर और कहीं और राजस्थान में होके आओ, और इस टूर के दौरान भाई तुम्हारा जितना भी खर्चा आएगा वो कंपनी बियर करेगी। तो टूर के लिए कोई भी अगर आपको अलाउंस मिला, जितना आपने उसको खर्चा कर दिया एक्चुअल वो तो हो जाएगा नॉन टैक्सेबल, और बाय चांस अगर आपको ओवर एंड अबव एक्चुअल अलाउंस मिल गया तो वो हो जाएगा आपके हाथ में टैक्सेबल। सर पता कैसे लगेगा? बड़ा इजी बात है। आपको कंपनी ना आपके हाथ में 50,000 रुपये पकड़ा दिए। 50,000 रुपये जब पकड़ाए कंपनी ने, बोला ये तुम्हारा अलाउंस है, टूर करके आओ, और जब आओ ना तो बिल सबमिट करा देना, बिल जो एक्चुअल खर्चा हुआ। तो जितने तुमने बिल सबमिट करा दिए
कि हाँ ये खर्चा हुआ मेरा ट्रेन का, ये खर्चा हुआ होटल में रहने का, ये खर्चा हुआ क्लाइंट मीटिंग करने का, ये खर्चा हुआ खाना खाने का, तो जो बिल तुमने सबमिट करा दिए अपने एम्प्लॉयर के पास, वो सारे हो जाएंगे नॉन टैक्सेबल। तो सपोज 50,000 रुपए में से 40,000 के तुमने बिल सबमिट करा दिए, ये मेरा खर्चा हुआ, और जो 10,000 रुपए तुम्हारा खर्चा नहीं हुआ वो बन जाएगा टैक्सेबल। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो 10,000 रुपए कंपनी वापस ले लेगी, या वो कहेगी तुम ही रख लो, ये तुम्हारी सैलरी में टैक्स हो जाएगा। सो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इस तरह डिसाइड होता है। जितना एक्सपेंडिचर कर दिया वो नॉन टैक्सेबल, जितना एक्सपेंडिचर नहीं करा वो टैक्सेबल। डेली अलाउंस, एक ये बड़ा अच्छा अलाउंस होता है भाई, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस होता है, कंपनी बोलती है मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम जितना मर्जी आए खर्चा करो रोज के बेसिस पे, मैं तुम्हें रोज का 500 रुपए खाने वाने का खर्चा दे दूंगा। अब इसको ये भी टूर से ही रिलेटेड है, और ये उतना ही एग्जेम्प्ट होगा जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया। तो 500 रुपए में से अगर आपने 300 रुपए का खर्चा कर दिया, 200 रुपए का नहीं करा, तो जो 300 रुपए का खर्चा किया वो हो जाएगा नॉन टैक्सेबल, जो 200 रुपए बचा लिए वो हो जाएगा टैक्सेबल। टूर के साथ एक और खर्चा है भाई, ट्रांसफर अलाउंस। ये दो अलग अलग अलाउंस है, टूर अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, और ट्रांसफर अलाउंस। ट्रांसफर अलाउंस होता है चेंज ऑफ सिटी फॉर जॉब। सपोज आपने एक सिटी से दूसरी सिटी में जॉब चेंज करी, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कहा अरे तुम्हारा इतना बड़ा घर है, उसमें बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमीराज हैं, तुम्हारा इतना सारा सामान होगा, कपड़े लत्ते जूते सब, तुम्हें बैंगलोर से शिफ्ट करके तुमको दिल्ली लाना पड़ेगा ना, ट्रक हायर करोगे। तुमने सुना है कंपनी का नाम अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स। तो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके पास, वो आते हैं बबल रैप लेके, आपकी सारी चीजें पैक करते हैं, ट्रक में भरते हैं, और आपको जहां पहुंचानी होती हैं वहां पर वो चीजें पहुंच जाती हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसफर अलाउंस। जब आप चेंज ऑफ सिटी कर रहे हो तो आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का खर्चा होता है ट्रांसफर अलाउंस। सर कुछ 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 सिमिलर सा लग रहा है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। ना ना ना, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, 1% भी सिमिलर नहीं है। वहां आपको एडिशनल सैलरी मिल रही थी, मतलब अलाउंस मिल रहा था टू मीट योर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इन द न्यू सिटी। यहां आपको जो अलाउंस मिल रहा है वो मिल रहा है जो आप खर्चा करोगे ट्रांसफर के दौरान, न्यू सिटी वाला खर्चा नहीं, जो आप ट्रांसफर के दौरान खर्चा करोगे वो वाला। तो डिफरेंस है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस और ट्रांसफर अलाउंस में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है सर, समझ में आ गया। सो डेली अलाउंस, और डेली अलाउंस का एक और नाम होता है भाई जो पॉपुलरली बोला जाता है पर डीएम अलाउंस। पर डीएम ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पर डे, पर डीएम पर डे। ठीक है सर। सो डेली अलाउंस, पर डीएम अलाउंस, ये पर डीएम अलाउंस होता है आपको डेली अपने खर्चे मीट करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंडिचर दिया जाता है, उसमें से जितना आपने बचा लिया वो हो जाएगा टैक्सेबल, जितना आपने खर्चा कर दिया वो हो जाएगा नॉन टैक्सेबल। देन कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है भाई, आपके घर से या आपके ऑफिस से क्लाइंट तक जाने का जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है कन्वेंस अलाउंस। भाई सीधी सी बात है, आपको ना रोज रोज ऑफिस ही नहीं जाना पड़ता। कई बार आप क्या करते हो, कई बार आप अपने क्लाइंट प्लेस पे भी जाते हो अपना डिस्कशन करने के लिए, अपने काम करने के लिए। कई बार आप अपने बॉस से बोलते हो बॉस मैं ना सीधा क्लाइंट लोकेशन पे जा रहा हूँ। जैसे ऑडिट, जब आप ऑडिट करने जाते हो ना, तो आप ऑडिट करने के लिए कई बार अपने घर से सीधा सीधा क्लाइंट प्लेस पे चले जाते हो, अपने ऑफिस नहीं जाते, क्योंकि आपको तो क्लाइंट प्लेस पे ऑडिट करना है ना। सो आप जो एक्सपेंडिचर इनकर करते हो फ्रॉम योर होम या ऑफिस टू द क्लाइंट, प्राइमरली ये ऑफिस में ही होता है। ये होम टू क्लाइंट आपको ये वाला अलाउंस नहीं मिलता, आपको ऑफिस से क्लाइंट तक का अलाउंस मिलेगा, क्योंकि होम टू ऑफिस तो आना आपकी जिम्मेदारी है, वो तो आपका अपना खर्चा है, उसके लिए आपको कोई अलाउंस नहीं दिया जाता। तो कन्वेंस अलाउंस कौन सा दिया जाता है, कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है आपके ऑफिस से क्लाइंट प्लेस पे आने के लिए। घर से होम पे आने के लिए एक डिफरेंट अलाउंस है जो हम पढ़ेंगे। तो ऑफिस से क्लाइंट तक का जो अलाउंस होता है उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस, और ये अलाउंस उतना टैक्सेबल होगा जितना कि एक्चुअल आपने एक्सपेंडिचर जितना की इनकर किया है इस वाले अलाउंस पे। तो मैंने क्यों ये बॉक्स में डाला, क्योंकि देखो भाई यहां पर मैं एक और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पढ़ाऊंगा जिसका होता है आपके घर से ऑफिस तक जाने का खर्चा।
और ये अलाउंस कौन सा होता है? ये होता है ऑफिस से क्लाइंट प्लेस तक जाने का खर्चा। तो घर से ऑफिस जाने का, आने जाने का खर्चा वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कवर हो जाता है। ऑफिस से क्लाइंट तक जाने का खर्चा वो कन्वेंस अलाउंस में कवर हो जाता है। तो दोनों का देखो टर्मिनोलॉजी सेम सेम है, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट। अब ये तुम्हारे ध्यान रखने वाली बात कि कन्वेंस क्या होता है और ट्रांसपोर्ट क्या होता है। भाई होम यहां से हटा दो, होम लिखना सही नहीं है, ठीक है सर। सो ऑफिस से क्लाइंट और क्लाइंट से वापस ऑफिस, कन्वेंस अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होगा? स्प्लिटिंग कैसे होगी? स्प्लिटिंग होगी जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर किया वो हो जाएगा नॉन टैक्सेबल, जितना बचा लिया वो हो जाएगा टैक्सेबल। देन हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस, ये है ऑफिशियल नीड्स के लिए। आपने एक सेक्रेटरी रखी, आपने कोई टाइपिस्ट रखा जो आपके लेटर्स टाइप कर दे, आपका जो कैलेंडर मेंटेन कर दे, आपने कोई ऐसा हेल्पर रखा जो आपके कैलेंडर मतलब जो अपॉइंटमेंट डायरी है उसको मेंटेन कर दे। ये सारी चीज़ों के लिए आपने हेल्पर रखा या असिस्टेंट रखा, इसको बोलते हैं ऑफिशियल नीड्स के लिए जो आपने हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस आपको मिला, और वो अलाउंस विल बी टैक्सेबल टू द एक्सटेंट द अमाउंट इज सेव्ड। आपने कितना रुपया बचा लिया? तो आपको आपके बॉस ने कहा 10,000 रुपए महीने का मैं तो तेरी सैलरी में दे रहा हूं, तू अपने लिए एक सेक्रेटरी रख ले। आपने सेक्रेटरी रखी 8,000 रुपए की, तो 2,000 रुपए टैक्सेबल, 8,000 रुपए नॉन टैक्सेबल। सपोज आपने सेक्रेटरी रखी 12,000 की, आपने कहा बहुत महंगाई का जमाना है, नहीं मिल रही 10,000 में सेक्रेटरी, मुझे 12,000 रुपए अपनी सेक्रेटरी को देना है, तो बस फुल्ली 10,000 रुपए का अलाउंस मिला, इससे ज्यादा तो नहीं मिला, फुल्ली नॉन टैक्सेबल। 2,000 रुपए तुमने अपनी जेब से उल्टा फालतू दे दिया, फुल्ली नॉन टैक्सेबल, कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल होगा इस केस में। तो हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस। लास्ट है यूनिफॉर्म अलाउंस। अगर आपके फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में कोई स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म का प्रावधान है, आप जो मर्जी चाहो वो पहन के नहीं जा सकते, एक यूनिफॉर्म है जहां यहाँ लोगो लगा होता है भाई कंपनी का, तो जो कंपनी का एमडी होता है वो भी वो लोगो वाली शर्ट पहन के आता है, बेरंग सी शर्ट होती है, लाइट ब्लू कलर, बेज कलर, बिल्कुल डल सा, और उसी के मैचिंग का ट्राउजर्स होते हैं, मतलब एकदम मैचिंग होता है, ऐसा लगता है आप वेटर हो किसी रेस्टोरेंट के सारे लोग वेटर लगते हैं, चाहे एमडी हो वो भी वेटर लगता है, जो पीएन है वो भी वेटर लगता है, किसी में कोई फर्क नहीं। जो कंपनी का सीएफओ है वो भी सेम यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। टिपिकली ये कहाँ होता है? टिपिकली ये होता है फैक्ट्रीज में, जहाँ फैक्ट्रीज के अंदर ही ऑफिसेज भी होते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कार्यरत होते हैं, वहाँ पर भाई टिपिकली यूनिफॉर्म का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है। जहाँ आपकी फैक्ट्री और ऑफिस लोकेशन आसपास में है, वहाँ केवल फैक्ट्री ही नहीं, ऑफिस में भी आपका यूनिफॉर्म का चलन होता है। सो यूनिफॉर्म अलाउंस, आपकी यूनिफॉर्म के लिए जो अलाउंस मिलता है कि सर आप अपनी यूनिफॉर्म सिलवाओ, हमारे कंपनी के पैटर्न पे सिलवाओ, हम आपको पैसे देंगे, वो भी टैक्सेबल किस एक्सटेंट तक होगा? टैक्सेबल उस एक्सटेंट तक होगा जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया, और जो आपने बचा लिया वो नॉन टैक्सेबल होगा। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन, जितना खर्चा हो गया नॉन टैक्सेबल, जितना खर्चा बचा लिया वो टैक्सेबल। लॉजिक बड़ा क्लियर सा है, जो बचाया वो आपकी इनकम हो गई ना, अगर वो आपकी इनकम हो गई टैक्सेबल मानो, जो खर्चा किया वो तो आपका खत्म हो गया। सो दिस इज द कैटेगरी वेयर एग्जेम्पशन इज लिंक्ड टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इसमें आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर एग्जेम्पशन के साथ लिंक्ड होगा। दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं और द टफेस्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं। यहां आएगा मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि हम यहां पर सिंपल वे में एग्जेम्पशन नहीं निकालेंगे। ये जो स्प्लिटिंग होगी सिंपल नहीं होगी, मुश्किल होगी, जो रूल हमें बताएंगे उसके अकॉर्डिंग होगी। अभी हम वो स्प्लिटिंग करने का तरीका नहीं समझ रहे, अभी हम सिर्फ इनके नाम और मतलब समझ रहे हैं बस। रूल डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, अभी सिर्फ इनका मतलब समझ रहे हैं। तो अलाउंसेस वेयर एग्जेम्पशन आर नॉट लिंक्ड टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर से एग्जेम्पशन लिंक नहीं है, और रूल हमें बताएगा कि ये स्प्लिटिंग कैसे होगी। वो अलाउंसेस क्या हैं भाई? सबसे पहला है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब आपने अपने एम्प्लॉय को बोला सुनो, मैं तुम्हारा घर है ना, उसमें जो तुम रहते हो उसमें रहने के लिए मैं तुम्हें रेंट का अलाउंस पे कर रहा हूं, उसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। जिस घर में तुम रहते हो, तुम 10,000 रुपये महीना मेरे से ले लो,
और फिर तुम भाई अपना अपने लिए घर रेंट पे देख लो। अब अगर तुम्हारा घर 12,000 का आया, 2,000 रुपये अपनी जेब से भर देना। अगर तुम्हारा घर 8,000 का आया, 2,000 तुम्हारे बच गए, अपनी जेब में रख लेना। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। आपको फिक्स्ड पर मंथ हाउस रेंट का अलाउंस मिल जाएगा। सर इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितना पोर्शन टैक्सेबल है, कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट है? हाँ भाई हाँ, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक्चुअल खर्चे के बेसिस पे एग्जेम्पशन नहीं डिसाइड होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आपके बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो अलाउंस हम आपको देंगे, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चे के पढ़ाई के लिए अलाउंस देगी, उसे कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में रहने के लिए जो अलाउंस मिलेगा, उनके लिए जो उनके खर्चों का अलाउंस मिलेगा, उसे बोलेंगे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मींस होम टू ऑफिस और ऑफिस टू होम आने के लिए। ये तो भाई आपके ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कहीं एम्प्लॉयमेंट लिया है तो वहाँ आना जाना तो पड़ेगा। अगर आना जाना पड़ेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको जो मिलेगा, उसमें से कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, जो स्प्लिटिंग करनी होती है, इसके लिए अलग रूल है। और ट्रक्स ड्राइवर अलाउंस। ट्रक्स ड्राइवर अलाउंस क्या होता है भाई? जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं ट्रकों के, और वो ड्राइवर्स ना 15-15, 20-20 दिन रोड पे रहते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लंबी जर्नी करनी होती है। वहाँ वो 15-15, 20-20 दिन कहीं बीच में रुक जाते हैं, किसी ढाबे पे रुक गए, वहीं रात गुजार ली, खाना वाना खा लिया, फिर दोबारा अगले दिन सुबह सुबह चल पड़े। तो इस तरह के उनके बड़े टफ शेड्यूल्स होते हैं। तो उन ट्रक ड्राइवर्स को अपने रोज़मर्रा के खर्चे करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज देती हैं, ये स्पेशली ट्रांसपोर्ट कंपनीज के केस में ही अप्लाई किया जाता है और किसी में नहीं। उसे हम नाम देते हैं ट्रक्स ड्राइवर अलाउंस। ट्रक ड्राइवर का जो अलाउंस मिलेगा वो होगा ट्रक्स ड्राइवर अलाउंस। और ये भी भाई एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे नहीं, रूल के बेसिस पे हम स्प्लिटिंग करेंगे बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल अलाउंस। और लास्ट कैटेगरी, सबसे इजी कैटेगरी भाई, फुल्ली एग्जेम्प्ट अकाउंट अलाउंस। ऐसा अलाउंस जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बड़ी सिंपल सी बात, अगर ये वाला अलाउंस किसी को भी मिलता है तो ये पूरा का पूरा अलाउंस भाई फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। और अगर ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा तो इसमें मतलब आप नेचुरली टैक्स नहीं पे करोगे, इसमें पूरी की पूरी ये एग्जेम्प्ट होंगे ये वाले अलाउंस। तो 10,000 रुपये मिल तो रहे हैं, लेकिन टैक्स 0 रुपये पे करना पड़ेगा। आओ देखते हैं वो कौन से अलाउंस हैं। तो अलाउंस गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। एग्जाम्पल दे दो। जी हाँ, एम्बेसडर्स, जो एम्बेसी में काम करते हैं बाहर। तो एम्बेसीज में जितने लोग काम करते हैं, एम्बेसी में जो खुद एम्बेसडर काम करता है, उसको अगर किसी भी तरह का अलाउंस मिलेगा, किसी भी तरह का अलाउंस, चाहे उसको यूनिफॉर्म के लिए मिले, ड्रेस के लिए मिले, ट्रैवल के लिए मिले, ट्रांसपोर्ट के लिए मिले, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, बिल्कुल भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ। तो अगर भी कोई इंडिया का एम्प्लॉय है और इंडिया का बंदा है, वो यूएनओ में जाके काम करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड के गुड रिलेशनशिप्स बने रहें, पूरे वर्ल्ड में मॉनेटरली गुड रिलेशनशिप्स बने रहें, ये वो इंश्योर करती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ बनी रहे सब लोगों की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये मुहिम जारी करती है। तो जो भी एम्प्लॉय, जो भी बंदा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका सारा का सारा अलाउंस नॉन टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि यूएनओ ये कहता है कि अगर कोई हमारे साथ आपकी कंट्री का आदमी काम कर रहा है तो आप उसको ये बेनिफिट दो कि उसकी सैलरी को आप टैक्स एग्जेम्प्ट कर दो। तो इंडिया का सिटीजन इंडिया में ही रहता है या इंडिया से बाहर कभी कभी जाता है, इंडिया का रेजिडेंट है, पक्का इंडिया में टैक्सेबल होगा, लेकिन उसकी वो अलाउंस जो यूएनओ से आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट, कंपेंसेटरी अलाउंस अंडर सेक्शन 222(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भाई मिलती है हाई कोर्ट के जजेस को। ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जब एक हाई कोर्ट का जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जिसका तबादला होता है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का जज है, वो दिल्ली हाई कोर्ट से गया पटियाला हाई कोर्ट, तो जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर होता है, तब उस जज को मिलता है ये कंपेंसेटरी अलाउंस अंडर सेक्शन 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भाई ये कंपेंसेटरी अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जज की जो सैलरी है भाई, वो हमने, आपने पढ़ा था, वो टैक्सेबल करी थी हमने, जबकि जज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। जज की जो सैलरी है वो स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसमें वो टैक्सेबल करी गई है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो बस जो अलाउंस है वो थोड़ी सैलरी है, लेकिन वहां उस वाले सेक्शन में सिर्फ सैलरी लिखा हुआ था, अलाउंस स्पेसिफिकली लिखा नहीं था।
तो अलाउंस क्योंकि सैलरी नहीं होती, अलाउंस इज अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सैलरी, तो वहां पर लिखा है जो सैलरी है वो तो टैक्सेबल है, अलाउंस के लिए कुछ नहीं लिखा है, इसलिए अलाउंस हो जाता है टैक्स फ्री किसी भी जज का। तो जज को जो कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है अंडर सेक्शन 222(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब मिलता है? जब वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब उसका तबादला होता है तब मिलता है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। देन अलाउंस टू जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोई भी अलाउंस भाई, सिर्फ कंपेंसेटरी अलाउंस नहीं, कोई भी अलाउंस अगर जज को मिलता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसका पूरा का पूरा अलाउंस टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्ट होता है। रीजन मैंने आपको बताया, अलाउंस इज नॉट सैलरी पर से, and since only salary is covered as taxable for the judges, we assume that or we interpreted that allowances are exempt for judges. Judges के लिए allowances तो कम से कम exempt कर दो। अरे उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो कम से कम आपने सैलरी टैक्सेबल कर ली, कम से कम अलाउंसेस तो एग्जेम्प्ट कर दो। तो जजेस को कुछ भी मिले इन दोनों में से एग्जेम्प्ट माना जाएगा। सैलरी एंड सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स टू टीचर्स, टीचर्स के अलावा एक और कैटेगरी है भाई वहां पर, प्रोफेसर्स। प्रोफेसर्स मतलब जो पीएचडी होते हैं या जो एमफिल जिन्होंने करी होती है, हाई लेवल के जो टीचर्स होते हैं उन्हें प्रोफेसर्स बोलते हैं। तो सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट टू टीचर्स और प्रोफेसर्स फ्रॉम सार्क मेंबर्स। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो भाई ये एक कमेटी गठित है, जो कमेटी साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये जो साउथ इंडिया में, साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, इन सब के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या इन सब कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन सब ने मिलके एक ये सार्क मेंबर्स का एक यूनाइटेड वो बनाया है, यूनाइटेड एक कॉन्ग्लोमोरेट बनाया है, एक कोऑपरेशन बनाया है, एक कमेटी बनाई है, ताकि ये अपने आपस के विवादों को सुलझा सकें, अपने आपस में ये लोग मैत्री भाव रख सकें, फ्रेंडली रिलेशनशिप रख सकें, और ये लोग अपने आप में कोऑपरेशन दिखा सकें, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड कोऑपरेशन हो, कॉमर्स से रिलेटेड कोऑपरेशन हो, चाहे वो एक्सचेंज प्रोग्राम हो। जैसे भाई कई बार क्या होता है, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भेजा जाता है अफगानिस्तान कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने के लिए, उन्हें भेजा जाता है मलेशिया ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के लिए, सिंगापुर, बर्मा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं इन कंट्रीज के बीच में, और इनमें ताकि ट्रेड अच्छा रहे, ताकि ये फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड रहें एक दूसरे से, इसीलिए ये कमेटी गठित हुई है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो भाई इनके जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के यहाँ टीचर्स भेजते हैं। तो जैसे इंडिया में कृषि बहुत ज़बरदस्त डेवलप्ड स्टेट का नॉलेज है कृषि को लेकर, मतलब किसानों के पास डेवलप्ड बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है कि आप खेती कैसे करते हो, फार्मिंग कैसे करते हो। तो फार्मिंग को सिखाने के लिए टीचर्स और साउथ एशियन कंट्रीज़ में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, इन सब कंट्रीज़ में जाते हैं ताकि वो फार्मिंग को सिखा सकें। सिमिलरली उन कंट्रीज से टीचर्स इंडिया में आते हैं जो अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं फार्मिंग ही सिखाएं। तो ऐसे टीचर्स जो सार्क मेंबर्स में आपस में लेन देन करते हैं, जो सार्क मेंबर्स में जाते आते रहते हैं, उनको अगर कोई परक्विजिट मिलता है, इंडियन को अगर कोई परक्विजिट मिलता है किसी सार्क मेंबर से, वो भाई होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट, उसमें एक भी रुपए का आपको टैक्स नहीं पे करना। सैलरी, अलाउंस और परक्विजिट तीनों के लिए बात कही हुई है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। और लास्ट, अलाउंसेस और परक्विजिट एग्जेम्प्ट होंगे फॉर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। सर ये यूपीएससी क्या होता है? अरे आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स आपको बचपन में बोलते होंगे कि ना सिविल सर्विसेज कर ले, सिविल सर्विसेज बड़ा स्कोप है सिविल सर्विसेज में। हाँ सर, पेरेंट्स बोलते थे, हमने नहीं करी, हमारे बस की थोड़ी है इतना पढ़ना। पता है सिविल सर्विसेज में कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, घंटों घंटों आपको बैठ के पढ़ना पड़ता है, और सर बड़ा डिफिकल्ट है सिविल सर्विसेज, हम तो सीएम में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, यूपीएससी हमें नहीं जाना था। हाँ भाई, वही वाला यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज हायर करती है वो हायर करती है यूपीएससी एग्जाम के थ्रू। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में यूनाइटेड यूनियन एम्प्लॉयज को हायर करती है, उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है, उनके लिए कोर्स प्रिस्क्राइब करती है। तो वो जो बोर्ड बना हुआ है, यूपीएससी एक बोर्ड है, वो बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबके अलाउंसेस और परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होंगे। उन सबको हमने बेनिफिट दे दिया कि ठीक है भाई, तुम्हारे बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के अलाउंसेस और परक्विजिट्स पे तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स टू द मेंबर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का जो बोर्ड है, जो वो मेन बोर्ड गठित है भाई, उसके मेंबर्स का अलाउंसेस और परक्विजिट्स दोनों के दोनों टैक्स फ्री होते हैं, उनमें आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये तो भाई सबसे इजी कैटेगरी है, इसमें आपको सारा का सारा एग्जाम्प्ट रखना है। ये सबसे इजी कैटेगरी है, फुल्ली टैक्सेबल रखना है। मुद्दा कहाँ आता है? मुद्दा इन दोनों में आता है। उसमें भी मैं ये वाला मुद्दा कुछ भी नहीं मानता, इसमें मुद्दा कुछ भी नहीं है। मुद्दा सारा का सारा है यहाँ पर कि तुम यहाँ पर कंप्यूटेशन कैसे करोगे, वो क्या मैकेनिज्म है जो यहाँ पर कंप्यूटेशन की आपको बात बताएगा, और वो कंप्यूटेशन कैसे होगी वो हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज ये हमने ओवरव्यू खत्म किया अपने अलाउंसेस का। अपने नेक्स्ट सेशन में भाई हम वो रूल्स पढ़ेंगे जिन रूल्स के तहत आप इन वाले अलाउंसेस का एक्चुअली स्प्लिटिंग करते हो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल कैटेगरी में। तो आज के लिए बस इतना ही, इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे विद सेट ऑफ अलाउंसेस विच आर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट एंड विच रिक्वायर रूल्स टू evaluate which portion is taxable and which portion is exempt. So yes, that's all for this particular video. Till we meet in the next video, all the very best and happy studying.